तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। और मैंने कहा था कि ये सेपरेट थोड़ी अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस पर हम कुछ एक्स्ट्रा भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे PYQ से रेलेवेंस आपके NCERT का, तो मैंने हर वीडियोज़ में आपको दिखाया है। इसमें भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि डायरेक्टली आइसोथर्म यहाँ पे है, आइसोथर्म यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। दोस्तों कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज होता है वो कार्बन की वजह से होता है, लेकिन कार्बन इज नॉट डेंजरस। क्यों क्यों डेंजरस नहीं है? उसके पीछे का कारण है। और वो कारण क्या है कि कार्बन हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कार्बन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। और कार्बन से ही जो ये देखिए खुले, जब शुरू शुरू में यहाँ से आपको पता है कि पहले अर्थ क्या हुआ करता था, आग का गोला हुआ करता था। तो अर्थ जब आग का गोला हुआ करता था तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि अंदर से आपके कोर से या वॉल्केनो से इरप्शंस होना शुरू हुई। और उन इरप्शंस के साथ क्या बाहर आया, आपका वाटर वेपर बाहर आया, कार्बन आया, और ऑक्सीजन वगैरह बहुत ना की मात्रा में था। मतलब था ही नहीं वो, ये समझ चलिए आप। फिर जब पूरे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन आया तो कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन आया, तो वहाँ से क्या हुआ कि एक तो वेपर बना, फिर वो वेपर धीरे धीरे कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर उसने ओशंस का फॉर्मेशन किया, वहाँ पर रेन हुई। और इसी के साथ साथ फिर एक आपका साइनोबैक्टीरिया उसका जन्म हुआ। अब साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से खींचा किसको, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब साइनोबैक्टीरिया ने आपके इन्वायरमेंट से खींचा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको पता है कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन एज अ कंपाउंड फिर वो बाहर आई। यानी कार्बन हमारे लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि कार्बन इज लाइफ गिविंग। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन ना होना तो ऐसा होता है कि आपको मैंने पढ़ाया कि इंसोलेशन जो होता है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, आपकी जो सन की गर्मी आ रही है, रेज आ रही हैं, वो आने के बाद आएंगी, उसके बाद लौट जाएंगी। यानी जब दिन में आएंगी तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, रात में लौट जाएंगी, जैसे आपने डेजर्ट में देखा है, तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। अब जिसकी वजह से जो आपके फसल हैं, दिन में क्या होगा, दिन में तो बहुत हीट मिलेगी उनको, तो हो सकता है हीट स्ट्रोक उनको लग जाए। और रात में अचानक से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनको फ्रॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। और फ्रॉस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन ना होना तो कार्बन तो हमारा इस जीवन जो अर्थ है उस पर जो ये जीवन है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी, एकदम मिनिमल हो जाएंगी। तो कार्बन इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, लॉन्ग वेव मतलब आपकी जो अर्थ एमिट करती है। जब सूरज की रोशनी से अर्थ गर्म होती है, गर्म होने के बाद ये जब कोई गर्म चीज़ होगी तो रेडिएट करेगी हीट को, और ये जब अपने आप से रेडिएट हीट को करती है तब कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हुआ, पर ये डेंजरस नहीं है, इसका एक्सेसिवनेस डेंजरस है, जो कि किसकी वजह से बढ़ा है, हमारी वजह से बढ़ा है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। 5 मिनट अगर बिना ऑक्सीजन के रख दो, बस ख़त्म, SpO2 लेवल आपका डाउन हुआ। अब 99 से 98, 99 से 98, 97 अगर कोविड में आपका SpO2 लेवल जा रहा था ब्लड में, तो वहाँ पर हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन चैम्बर पे ऑक्सीजन लगाना, ऑक्सीजन मास्क लगाना, तो इतनी प्रॉब्लम हमें हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो आप जो सांस अंदर लेते हैं उसमें से 20% लगभग ही ऑक्सीजन होती है, बाकी 80% अदर गैसेज एंड नाइट्रोजन होती है। तो जिसमें से आपका 20% में से हार्डली जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो आपके बायोलॉजी वाले होंगे आप बताइए कितने परसेंट यूज़ होती है, तो 6-7-8% यूज़ होती होगी, बाकी सब बाहर निकल जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन भी हमारे लिए एक्सेस में ज़रूरी नहीं होती। अगर 100% ऑक्सीजन हमको दे दें तो हम ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई गलती नहीं है, कार्बन की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये जो लोग हैं, हम जो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ से पोल्यूशन फैला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ से जो हम
अलग प्रकार की गैसेस दे रहे हैं जो कि कार्बन से रिएक्ट कर रही है, ओजोन से रिएक्ट कर रही है, नए नए और कंपाउंड्स बना रही है, NOx बना रही है, SOx बना रही है। तो इन सारी चीज़ों से एक्सेस से प्रॉब्लम है, और एक्सेस का रीज़न कौन है? हम रीज़न है। देखिए मेरा ये मानना है कि साइंस जैसे जैसे डेवलप हो रही है, यानी इन्वायरमेंट जैसे जैसे आपका डिग्रेड हो रहा है साइंस के डेवलपमेंट के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंस अपने आप को, जो साइंटिस्ट हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि वी आर समवेयर बेटर या क्लोजर टू द नेचर। लेकिन इन व्हाट सेंस? उस सेंस में ये हो रहा है कि यहाँ पर उस देखिए अगर कोई एक इन्वेंशन होती है तो वहाँ पर उसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। ये हमेशा होता है, चाहे उच्चतम या निम्नतम, आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। पर अर्थ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा करें आप बेकार करें, अर्थ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पहले एक आग का गोला थी, आप इसको बर्बाद कर दीजिए, ये इन्वायरमेंट बर्बाद कर दीजिए, फिर आग का गोला बन जाएगी। अर्थ को क्या करना है? उसका कोर है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर एनर्जी है, उसका कोर है। जब तक उसके अंदर वो कोर है, जब तक उसको अंदर से पावर मिल रही है, उसका अपना काम चलता रहेगा। वो उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन जो जो उसको करना है सब वो करती रहेगी। उसकी ग्रेविटेशनल पावर है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप रहें ना रहें, आप मिलियन सालों से थे। जब अर्थ आई हुई थी, अर्थ का ऑरिजिन हुआ था, तो आप थे? नहीं थे। जब डायनासोर मरे तो अर्थ को क्या करना था? कुछ नहीं। आप जाएंगे यहाँ से, अगर इंसान अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो उसमें पृथ्वी का क्या करना है? इंसान गया, फिर वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, फिर ऐसे छोटी मोटी कोई प्रोसेस होगी, कोई और नई स्पेशीज आएंगी, कोई और नई स्पेशीज आएंगी, उनके साथ कुछ और अलग उनकी कंडीशन होगी। हो सकता है कुछ नई गैसेस ले आए, कि आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जिंदा रहें, हो सकता है वो जो है NOx SOx लेके जिंदा रहें। ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ बना सकती है कि पृथ्वी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, कुछ कुछ चीज़ों से रिएक्ट करा के ये ऐसे 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 उसका पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलता रहता है। तो उसको कुछ नहीं करना भाई साहब। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये जो हमें इन्वायरमेंट मिला हुआ है, जिसमें हम सस्टेन कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए है। इसको प्रोटेक्ट करना हमें अपनी जो है हम एक्सटेंट ना हो अपने लिविंग के लिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने बचाव के लिए हम इसको सेव करें। पृथ्वी को हम क्या बर्बाद करेंगे? कभी नहीं कर सकते। और पृथ्वी एक थोड़ी है, पृथ्वी पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितनी अर्थ हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में। पूरे स्पेस में देखेंगे, पूरे आप ब्रह्मांड में देखिए तो पता नहीं कितनी पृथ्वी हैं। हो सकता है ये जो पृथ्वी है ये एक सेल हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एक सेल होता है ना, को होता है वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। हो सकता है एक सेल के टाइप में हो कि इसके अंदर जो ऐसे सेल हैं उसके अंदर कुछ और काम कर रहा है, और ये इसमें पूरी पृथ्वी है। अब इसके बाहर एक पूरी बॉडी ही अलग दूसरी बॉडी हो, और उस बॉडी के ऊपर एक और अर्थ हो, अर्थ के ऊपर है। तो कितना कॉम्प्लेक्स और कितनी क्या चीज़ें हैं ये कौन जानता है। तो हम अपनी एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो इसमें सब लोगों को जो है देखना पड़ेगा। और एक चीज़ होती है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। कि यहाँ पर अगर नीड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है सबकी नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए तो है नहीं। आपके पास एक फ़ोन है, आप 2 फ़ोन चाहिए, 4 फ़ोन चाहिए, 5 फ़ोन चाहिए, 6 फ़ोन चाहिए। आपके पास 1 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 100 गाड़ी रखिए, ये गाड़ी, ये मॉडल, ये गाड़ी, चलना आपको एक से है, ठीक, काम आपको एक का है, लेकिन आपके पास चीज़ें कितनी हैं? हज़ारों हैं, लाखों हैं, और हर जगह की बात है। तो ये चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो ग्लोबल वार्मिंग से किसको नुकसान है? हमें नुकसान है। पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं है। स्पेसीज़ हैं, स्पेसीज़ बेचारे क्या करेंगे? अगर आज हम जंगल काट रहे हैं, अगर हम आज ये पेड़ काट रहे हैं, अगर हम आज स्पेसीज़ को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उनको मार करके उनका शोषण कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो उनका क्या जा रहा है? वो तो गए, और वो गए, आज जाएंगे या कल जाएंगे, बात तो एक ही है। लेकिन हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हम अब ये इंसान समझ रहे हैं अपने आप को स्मार्ट कि ये कर दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा ना। हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम अपना पतन कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन अगर करेंगे नेचर का। और साइंस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब ये होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट देन कम्पीट विद द लेवल ऑफ एक्सीलेंस द नेचर हैज़। कि नेचर के पास जो लेवल है, जो एक्सीलेंस है, उससे कम्पीट करने की कोशिश आप क्यों नहीं करते? फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो होता है, स्पर्म है, उससे बच्चा
जब एक बेबी आता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स से, और फिर उसमें टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर उसके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन और बड़े हुए फिर वहाँ से बोन्स वगैरह फॉर्मेशन होती है, पूरी बॉडी होती है, फिर लड़का पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, उसकी जेंडर्स जो हैं वो बनते हैं, डिफाइन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर वो बड़ा होता है, धीरे 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 मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे एक पत्ती होती है, एक बीज होता है, वो जाता है, एक बीज कितना बड़ा पेड़ जो है वो पैदा करती है। तो अगर लेवल ऑफ एक्सीलेंस देखेंगे, साइंस का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो कि आपके नेचर के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक बना रहे हैं, पन्नी बना दिया हमने, अब वो पन्नी का काम क्या है? वो पन्नी जाएगी तो इन्वायरमेंट में डिग्रेड होगी? नहीं होगी, वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है। अब किसी और फॉर्म में थी, आपने उसको किसी और फॉर्म में कर दिया, इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक पत्ती गिरती है तो पत्ती गिरती है, पत्ती डिग्रेड होगी ना। एक फल गिरता है, उसके फल का बीज भी अलग काम का आता है, उसका फाइबर भी अलग काम के आता है, उसकी अगर पत्तियाँ देखेंगे और उसका छिलका देखेंगे, वो भी जो है ह्यूमस बन जाएगा, डिकम्पोज होगा। तो उसकी हर एक चीज़ बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर हमें साइंस में कुछ डेवलप करना है तो पहले अगर किसी चीज़ की हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पहले हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे ना, कि मान लीजिए आज इसका काम है, कल इसका काम नहीं होगा, देन व्हाट, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी ब्लेंडेड इन द इन्वायरमेंट, कि ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं है, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो लेवल ऑफ एक्सीलेंस अगर वहाँ पे हम 10% भी सोच के चलें, 20% भी सोच के चलें, तो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट वी गो ऑन अ स्टीप ग्राफ विच इज़ गोइंग अपवर्ड। यानी हम आज 5% बनाए, 10% धीरे 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 ग्रोथ होगी, हम और ज़्यादा क्लोज पहुँचेंगे और ज़्यादा क्लोज पहुँचेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पन्नी बनाई, अब फिर सोचा कि यार ये तो डिग्रेड होगा नहीं, तो उस टाइम में बिफोर द सर्कुलेशन, अब आपने एक जो है पॉलीथीन का निर्माण किया, जब आपने इन्वेंशन करी तो लगा अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वहाँ ये सोचना था कि ये डिग्रेड कैसे होगा। अब वो डिग्रेड कैसे होगा तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी थी, रैदर दैन उसको कॉमर्शियलाइज करने के और उससे प्रॉफिट कमाने के। क्योंकि जो प्रॉफिट था आपका, वो प्रॉफिट भी चला गया, जितने लोग अमीर बने थे वो दौलत भी चली गई, वो अमीर मर भी गए, वो आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके पास जो शोहरत थी वो सब ख़त्म हो गई। लेकिन वो पन्नी जो उन्होंने बनाई थी अपनी दौलत कमाने के लिए, वो आज भी कहीं पे होगी, कहीं पे दफन होगी, किसी एनिमल के अंदर होगी, वो खाया होगा, मर गई होगी, है ना। वो पन्नी तो है, मतलब उनकी इन्वेंशन रह गई जो कि डिग्रेड कर रही है, वो तो अपना चले गए भोग के, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन्स, ये नेचर उस इन्वेंशन का क्या, ये बात है ना। तो यहाँ पर वो अगर ये पहले सोचे होते कि चलो इस पन्नी को थोड़ा बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिससे हम हमारा ये काम भी वो काम भी हो जाए, फिर उसको 5% बनाते, फिर उसमें और इम्प्रूव करते, 5% और इम्प्रूव होती, 5% और इम्प्रूव होती, धीरे 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 जब क्लोज टू 80-90% पहुँच जाते कि हाँ इसको रिसाइकल कर लेंगे, जो 20% बचा है 80% हमारा डिग्रेड हो जाएगा। तो अब ये है, ये एक मास प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पर हम ला सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो होती वो असली साइंस है, वो असली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर देना, अपने इन्वायरमेंट की बर्बादी कर देना, और फिर ये सोचना कि हम इन्वायरमेंट को, यहाँ के इन्वायरमेंट को बर्बाद करके हम मार्स पे जा कर के सेटल हो जाएंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। उसमें क्या है, यहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ भी वही चीज़ करोगे, वहाँ भी बर्बाद हो जाओगे, वहाँ से वहाँ भागोगे ना। ब्रह्मांड इनफाइनाइट, स्पेस इज़ इनफाइनाइट, स्पेस का आप कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आप इस स्पेस को फ़िलहाल किसी भी तरीके से उसको बर्बाद कर सकते हो या उसकी जैसे बन सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे सस्टेनेबिलिटी हो, अपनी लाइफ बचा के रखो। और ग्लोबल वार्मिंग शुरू करने से पहले मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ही अगर एजुकेशन देखेंगे तो एक ऐसी ही चीज़ एजुकेशन है जो कि लोगों को समझा सकती है, बता सकती है अलग अलग चीज़ों के बारे में। और हो सकता है कि आप में से यूथ हैं, आप में से हो सकता है अगर बच्चे देखेंगे इसको, खासकर 11th-12th वाले, 9th वाले, 6th वाले, तो उनमें से जो है कई सारे लोग जो होते हैं वो आगे चल के डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो हो सकता है किसी का मन कहे तो वो कहे कि मैं ऐसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बनाऊंगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम। तो इधर है हमारा ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस होती है, द एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक ग्रीन हाउस। तो हमारा एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस के जैसा बिहेव करने लगता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडे प्रदेश होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कनाडा में चले जाइए एकदम ऊपर वाले छोर पे, रसिया में चले जाइए एकदम ऊपर वाले छोर पे, या फिर आर्कटिक, एंटार्कटिक, यानी ऐसे बहुत ठंडे प्रदेश जहाँ पर क्या होता है कि
सूर्य की रेज बहुत कम आती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो ऐसे ग्रीन ग्रीन जो है, ग्रीन ऐसे घर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर पूरा पैनल ऐसे ग्रीन कलर का बनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं ग्रीन कलर के पैनल होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनको उनसे पूरा चारों तरफ कवर करके बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि प्लांट्स, सब्जियां और कई सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। अब उससे क्या हुआ कि उसके अंदर जब हीट आती है, दिन में 2-3 घंटे भी धूप आ जाती है, तो अंदर ट्रैप हो जाती है और बाहर वो जा नहीं पाती। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रांसमिट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ट्रांसमिट, जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसमिट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन जो आपके अर्थ से जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिटेड अपवर्ड बाय द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जो अपवर्ड होती है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द गैसेस दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और ऐसी गैसेस जो कि इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, शॉर्ट नहीं लॉन्ग, हमेशा इसको याद रखिएगा कि लॉन्ग वेव यानी धरती से आने वाली, इसको मैंने समझाया हुआ है, जैसे धरती से आई उसके बाद ऐसे 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 ऊपर गई। तो लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव का मतलब क्या है कि अब फिर से वही पिलर वाला एग्जांपल कि अगर 50 पिलर को मैं कहूँगा 10 किलोमीटर के अंदर में लगाओ 50 पिलर को, तो आपकी कितने पिलर आएंगे, 5-5 पिलर आएंगे ना, 5-5-5-5-5-5 तो ज़्यादा हो गए पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि 10 किलोमीटर में आप 5 पिलर लगाओ तो हर 1 किलोमीटर में 1 पिलर लगेगा। तो बताइए शॉर्ट डिस्टेंसेज उनकी हैं या लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं? तो आप कहेंगे कि 50 पिलर जिसमें है उसमें शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर सन से आएगी, सन से ज़्यादा रेज आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो इसका मतलब उनकी डिस्टेंसेस आपस में शॉर्ट होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और अगर हम अर्थ से एमिट होके अर्थ से जाएगी तो अर्थ तो उसके थ्रू हो रही है, इनडायरेक्ट हीट हो रही है ना, तो यहाँ से क्या होगी कि यहाँ से दूर दूर पिलर्स होंगे, यानी कम एनर्जी होगी, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट किसको कहते हैं और लॉन्ग किसको कहते हैं। अब द प्रोसेस दैट वार्म, अब ये जो प्रोसेस है दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रिफर्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही जो प्रोसेस है जिसमें आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी एक ग्रीन हाउस सा इफेक्ट बना रहा है जिसमें हीट ट्रैप हो रही है और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। द टर्म जो ग्रीन हाउस इज डेराइव्ड फ्रॉम एनालॉजी टू अ ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज। तो यही चीज़ ये बता रहा है, ग्रीन हाउस जो यूज़ होता है, द ग्लास, एक ग्लास होता है विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। एक ग्लास का घर बना होता है जिसमें ऐसे शॉर्ट वेव रेडिएशंस आती हैं पर बाहर वो नहीं जा पाती। एंड द ग्लास देयरफॉर अलाउज द इन मोर रेडिएशन एंड प्रिवेंट लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेने की कोशिश करता है और बाहर जाने नहीं देता। तो ये टेम्परेचर इनसाइड क्या होता है वो बढ़ जाता है। ग्लास हाउस स्ट्रक्चर वार्मर देन आउटसाइड, तो वहाँ पे जब अंदर टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर से तो वो ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि अब बाहर वाले तो अपना ले रहे हैं, फिर वो भेज भी दे रहे हैं, एमिट भी कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें एमिट हो नहीं रहा, एमिशन हो नहीं रहा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हेन यू एंटर अ कार और बस ड्यूरिंग समर, अब ये कह रहा है कि आप वो सोचिए कि अगर बहुत गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में क्या होता है कि अगर आप किसी कार में जाते हैं, अब अपनी कार धूप में रख दीजिए, या फिर आप किसी बस में जाते हैं, बस आपकी धूप में खड़ी हुई है, तो क्या होता है कि वेयर विंडोज आर क्लोज्ड, जहाँ पे अगर खिड़की भी बंद है तो यू फील मोर हीट देन आउटसाइड। यहाँ पर आप क्या फील करते हैं कि आउटसाइड यानी बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर आपको देखने को मिलेगी, पूरा जल रहा होता है। और यही चीज़ आप देखेंगे विंटर्स में। विंटर में क्या होगा कि अगर आप उस पर जाके बैठेंगे तो सीट वगैरह एकदम ठंडी ठंडी लगेगी, पूरा ठंड ठंड रहेगी गाड़ी के अंदर या कार के अंदर। और यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, आइए, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको ले सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो ये गैसेस सारी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आती हैं, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आती है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं CFCs, मीथेन आता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, एंड ओजोन O3। ओजोन आपको पता है ना, ओजोन अम्ब्रेला, ओजोन लेयर जो होती है। सम अदर गैसेस सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO इजीली रिएक्ट विथ GHG, और ये रिएक्ट करती हैं GHG से एंड अफेक्ट देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, और ये उसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी GHG मॉलिक्यूल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन।
जो इफेक्टिवनेस होती है किसी भी ग्रीन हाउस गैस के मॉलिक्यूल की, जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन, कि उसकी कंसंट्रेशन की जो मैग्नीट्यूड है यानी इंक्रीज उसका किस रफ्तार से हो रहा है, किस किस स्तर पर हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अब कोई ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करेगी, ज़्यादा 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 मैग्नीट्यूड हाई हो गया आपके कार्बन का, अब यहाँ से ले गाड़ी से कार्बन निकल रहा है, इंडस्ट्री से कार्बन निकल रहा है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग पॉपुलेशन बढ़ गई, जब जानवर मार के खा रहे हैं आप लोग, मान लीजिए गाय खा रहे हैं या फिर मुर्गी खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, तो उससे कार्बन बढ़ा, मीथेन बढ़ा, जब वो च्यू करती हैं तो मीथेन निकलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते कार्बन की जो संख्या है, मैग्नीट्यूड है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में आ गई। इट्स लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर, उसका लाइफ स्पैन क्या है। अब एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा दिन तक रहेगी तो ज़्यादा हीट करेगी, ज़्यादा गर्मी करेगी, कम दिन तक रहेगी तो चली जाएगी। फिर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इट एब्जॉर्व, अब ये कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है। अब जैसे कि कार्बन है, अब इनकमिंग जो आ रही है यानी ऊपर से जो आ रही है सोलर रेडिएशन उसको एब्जॉर्व नहीं करेगी, पर वो एब्जॉर्व किसको करती है, आउटगोइंग को। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि वेवलेंथ, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs होते हैं, आर हाईली इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओजोन विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यहाँ पर जो आपकी ओजोन लेयर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट UV रेस को एब्जॉर्ब करती है इन स्ट्रेटोस्फीयर, कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, इज़ वेरी इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो बहुत इफेक्टिव होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर ट्रोपोस्फियर, जब तक वो लोअर ट्रोपोस्फियर में है। फिर और एक चीज़ आप देखेंगे, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द मोर टाइम द GHG मॉलिक्यूल्स रिमेन इन एटमॉस्फियर, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा देर तक एटमॉस्फियर में रहेंगे, द लॉन्गर it will take for the earth atmosphere system to recover any change brought about by later। तो वहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेरिक सिस्टम में टू रिकवर फ्रॉम एनी चेंज ब्रॉट अबाउट बाय लेटर, यानी इनके द्वारा जो चेंज लाया गया है ये जितनी ज़्यादा देर तक रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, जितनी ज़्यादा देर तक रहेंगे, द लॉन्गर इट विल टेक फॉर अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम एनी चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द लेटर, यानी जो जो ये चेंजेस लाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हीट को बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ से वो जब तक रहेंगे उसमें तब तक हीट रहेगी, वो हीट कहीं जाने नहीं वाली है। तो आपने देखा था कि कार्बन जैसे बढ़ा, जब हमारे अर्थ का निर्माण हो रहा था, लाइफ की निर्माण हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी, तो कार्बन की वजह से हीट ट्रैप हुई और वहाँ पे इवेपरेशन हुआ। तो जब ये साइनोबैक्टीरिया आए, जो कि जिनको एंसेस्टर माना जाता है ग्रीन और ब्लू एल्गीज के, तो इन्होंने क्या किया, फिर फिक्सेशन किया, कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन हुआ, तो जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हुआ ना, तो इसी वजह से लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, टेम्परेचर एम्पल हो गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन, अभी जो जो यहाँ पे नई नई टेक्निक्स हैं, जैसे कि उसको ले जा करके जहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग फैसिलिटीज़ हैं नीचे, उनको वहाँ के अंदर डाल के सील कर दिया जा रहा है, या फिर उसको पकड़ करके समुद्र के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप देखेंगे जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज आपके समुद्र में पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। तो इस वजह से अगर उनकी डिग्रेडेशन होती है, जो आपके अमेजॉन बेसिन हैं, आपके बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। वेटलैंड्स, रामासार साइड जो हैं वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन उसमें है, उसमें रखी हुई है, उसमें पकड़ के रखा है उसने। तो एक तो हम ऐसे सरप्लस में दे रहे हैं, और दूसरी बात जो 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 पकड़ के रखे हुए हैं उनको भी हम काट दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं हम, जो है समुद्र में जो जो जीव हैं, एल्गीज हैं, इन सबको काट रहे हैं जो कि पकड़ के रखी हैं। तो इससे क्या होगा, एक्सेस और एक्सेस और एक्सेस में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो फिर द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ GHG इन द एटमॉस्फियर इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। द एमिशन ऑफ CO2 कम्स मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कम्बशन, और ये फॉसिल फ्यूल कम्बशन में सबसे ज़्यादा इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण यही है, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया। फॉरेस्ट एंड ओशंस आर लाइक सिंक्स आर द सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने बताया ना कि फॉरेस्ट और ओशंस आपके सिंक हैं, जिसमें सिंक मतलब डूब जाना, यानी कार्बन उसमें डूबे हुए हैं, उसने कार्बन को पकड़ा हुआ है। तो फॉरेस्ट यूजेस CO2
इन दियर ग्रोथ। फॉरेस्ट पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंजेस इन लैंड यूज, और यहाँ पे अब अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी आपने रिसेंट देखा कि जो अभी न्यूज़ आई है, तो वहाँ पर हैदराबाद है शायद, आई थिंक, कमेंट करके आप बताइए नीचे मुझे। तो वहाँ पर जो जंगल के पेड़ों की कटाई हो रही है 400 एकर्स के आसपास, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ये। और वहाँ की स्पेशीज लगभग 200-300 स्पेशीज़ हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इधर देखेंगे, सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंजेस इन लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ का मतलब वही अर्बनाइजेशन वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ है। ऑल्सो इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ CO2। वो इंक्रीज करता है किसका कंसनट्रेशन, CO2 का। द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्स टू सिंक 20 to 50 ईयर। और यहाँ पर आपको पता है कि CO2 को अब जैसे CO2 का एक्सेस हुआ, वो बढ़ने लगी, तो यहाँ पर 20 से 50 साल लग जाएंगे उसको एडजस्ट होने में। द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्सेस टू सिंक इज़ 20 to 50 ईयर, यानी 20 से 50 साल तक वो रहेगा जब कहीं दूसरी जगह वो सिंक होगा या कुछ और सोर्सेज उसको मिलेंगे। या हो सकता है सब काट दोगे तो जाएगा कहाँ, यहीं रह जाएगा वो किसी न किसी दूसरे फॉर्मेशन में, वो सिंक होगा ही नहीं, फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इट इज़ राइजिंग अबाउट 0.5% एनुअली, और ये 0.5% एनुअली बढ़ रहा है। डबलिंग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज़ यूज्ड एज अ इंडेक्स फॉर एस्टिमेटिंग द चेंजेस इन क्लाइमेट इन क्लाइमेटिक मॉडल। तो यहाँ पे डबलिंग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो उससे जब डबल हो गया CO2, तो डबलिंग ऑफ यानी डबल होना किसका, कंसनट्रेशन CO2 का ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मान के चलिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल मान सकते हैं 1880 से या 1900, आप जब 1850 से स्टार्ट हुआ उसी टाइम में 18th सेंचुरी से लेके चल सकते हैं। वो एक इंडेक्स के रूप में यूज़ होता है कि हम प्री इंडस्ट्रियल में कितनी कंसंट्रेशन थी और आज कितनी कंसंट्रेशन है, यानी हमने इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये जो सारी चीज़ें हमने इधर उधर फैला के रखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये चीज़ें वो एक्सप्लेन करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर बाई प्रोडक्ट। जो CFCs हैं वो किसके बाई प्रोडक्ट हैं, आर बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं। ओजोन ऑकर्स इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन, और यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं कन्वर्ट करती हैं ऑक्सीजन को ओजोन में, यानी ऑक्सीजन से ही आपका ओजोन बना हुआ है। देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ओ सब मिल के अल्ट्रावायलेट रेज की, जैसे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब ये ओजोन है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आई, ठीक, सनलाइट आई सन की, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे टहल रहे हैं सब। तो अब ये ऑक्सीजन मिल करके 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, O3 मिल जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV रेज, तो यहाँ पे क्या होगा, O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्योंकि इसी जगह पे मिल रहे हैं तो इसी जगह पे ये बनेंगे, क्योंकि यहीं पे आ रही है, और जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसको वापस भी भेज देंगे, कहेंगे भाग जा भाई। अब ये हो रहा है ना कि इसको बनाएंगे, बनाने के बाद UV रेज को कहेंगे भैया अब हम बन गए हैं, अब आप जाइए। होता है ना, जो जिसको बना दो आप, फिर वो कहता है भैया नमस्ते, अब आपका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। दस अल्ट्रावायलेट रेज डू नॉट रीच द अर्थ सर्फेस, और इसी की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अब नीचे नहीं पहुँच पाती। द CFCs विच ड्रिफ्ट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, और ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ड्रिफ्ट कर जाते हैं, अब यहाँ से निकले भैया मस्त मस्ती में उड़ते हुए कन्वेंशन करंट के साथ, अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रहे हैं, कह रहे हैं आप चलते हैं, बहुत तो नीचे हूँ यार, अभी मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है। फिर कुछ सरकते फिसलते कन्वेक्शन करंट्स के साथ या कुछ और रीजन्स के साथ वो यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, अब जहाँ पे O3 है, यानी ओजोन लेयर है। अब यहाँ से लैंड है और यहाँ से इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा है, या फिर गाड़ी चल रही है, गाड़ी से निकल रहा है, तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब कुछ तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में ही रुक जाते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फियर के आगे भी कुछ भाग जाते हैं ना, कुछ कन्वेक्शन करंट लो प्रेशर हो रही है, ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे जब यहाँ पहुँचेंगे
तो ये कहेंगे भैया अच्छा 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 अब तुमसे बताता हूँ, ऊपर जाने दोगे? कहेगा नहीं जाने दूंगा। तो कहेगा रुको तुमको बताते हैं हम क्या चीज़ हैं। तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है। और फिर O3 से लड़ाई किसकी होती है? CFCs की। लेकिन इसमें जीतता कौन है? जीतते आपके CFCs हैं, क्योंकि ये उसको एक CFC का मॉलिक्यूल अभी इसमें आपको बताएगा कि कितने ज़्यादा इम्पैक्ट देखेंगे आप, शॉक हो जाएंगे कि एक CFC का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए CFCs विद ड्रिफ्ट इनटू स्ट्रेटोस्फीयर डिस्ट्रॉय द ओजोन, लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन ऑकर ओवर एंटार्क्टिका। और यहाँ पे एंटार्क्टिका में लार्ज, देखिए ये लार्ज बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, और जिसकी वजह से हमें सुनाई दे रहा था कि नहीं छेद हो गया है वहाँ पे, होल हो गया है, और यूवी रेज वहाँ पे आ रही हैं, मेल्टिंग बढ़ गई है। तो अभी इस पे तो नहीं लिखा है, मैं आपको एक मस्ट फैक्ट दिखाता हूँ कि हाउ मेनी CFCs, ओके, हाउ मेनी ओजोन, देखिए अ सिंगल क्लोरीन एटम। अब मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मैंने वो इस्तेमाल कर दिया था। सो आई थिंक दैट ऑडियो इज कीप गोइंग ऑन, तो आ ही रही होगी। अ सिंगल क्लोरीन एटम रिलीज्ड फ्रॉम अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय ओवर, कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 लाख। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, सोच लीजिए। 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है सिंगल क्लोरीन एटम। बताइए। अब द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन, जो डिप्लीशन होती है ओजोन कंसंट्रेशन की इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओजोन होल। इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन होल के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ GHG। और यहाँ पे इंटरनेशनल एफर्ट्स हमें देखने को मिले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में आया। क्योंकि आपको पता है कि IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे IPCC जो आई आपकी 1992 देखेंगे वहाँ से। तो दिस प्रोटोकॉल वेंट इनटू इफेक्ट 2005, और इसको 2005 में इफेक्ट में लाया गया, रेटिफाइड बाय 141 नेशन, जिसको 141 नेशंस ने अडॉप्ट किया। फिर क्योटो प्रोटोकॉल बाउंड्स द 35 इंडस्ट्रियल कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशंस बाय ईयर 2012 टू 5% और लेस। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल ने ये कहा कि 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, यानी 35 ऐसी कंट्रीज जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि द इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज, देन आफ्टर जर्मनी, फ्रांस एंड ऑल दोस केम इनटू द इफेक्ट, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई। तो उस जैसी टॉप 35 कंपनीज जिसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उनको रिड्यूस करना है अपने एमिशंस को 5% से। यानी फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रोड्यूसिंग 100, मान के चलिए 100 टन कार्बन अगर वो अभी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे लाखों गुना ज़्यादा होगा। इट इज़ जस्ट अ वेरी टाइनी नंबर फॉर योर रेफरेंस। तो वहाँ से उनको 5% यानी 95% पर लेके आना होगा, 5% कम करना होगा 2012 से, लेस देन द लेवल्स प्रिवलेंट इन ईयर 1990, यानी वो 1990 के कंपैरिजन में करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1990 में 100 टन था, अब ये मान लीजिए कि 100 टन कार्बन एमिशन 1990 में था, तो उससे 5% लेस होना चाहिए। यानी 1990 में 100 था तो वो 95 होना चाहिए 1990 के कंपैरिजन में। अभी के नहीं, वो जितना कर रही हो तो अभी 500 टन कर रही होंगी, उससे उनको मतलब नहीं, वो 1990 की बात कर रहे हैं, ठीक है। द इंक्रीज, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कंसनट्रेशन ऑफ GHG, जो GHG का इंक्रीजिंग ट्रेंड है कंसनट्रेशन में एटमॉस्फेयर में, इन द लॉन्ग रन वार्म अप द अर्थ, ऑब्वियसली बात है वार्म करेगा। वंस द ग्लोबल वार्मिंग सेट्स इन, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिवर्स करने में। आप लगा लो साइंस अपनी, हो गया ना कि एक बार
अगर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई ग्लोबल वार्मिंग तो उसमें फिर रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो कि रीजनरेशन करती हो। तो आप तो केवल और केवल सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं, चीज़ों को थोड़ा रोक सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। हाउ विल यू रीजनरेट एनीथिंग व्हेन इट इज डिग्रेडेड? वो अपने आप ही करेगी नेचर, आपको करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कर भी नहीं पाएंगे अभी राइट नाउ विद द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग में नॉट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। और जो इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का वो डिपेंड करता है, वो हमेशा एक जैसा हर जगह नहीं होता। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैंने इंडस्ट्रीज ली, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मैंने इंडस्ट्रीज लगाई अपनी कंट्री में, और मेरी कंट्री छोटी सी है और यहाँ पे बढ़िया विंड चल रही हैं, अच्छी खासी विंड चल रही हैं, तो यहाँ से तो विंड भगा के ले गई। अब मैंने यूरोप में एक खोली और विंड आपकी ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो, और अलग अलग विंड्स आ रही हैं, सीजनल विंड्स आ रही हैं, वो यूरोप से एशिया की तरफ, यूरेशिया की तरफ लेके जा रही हैं, कुछ अमेरिका की तरफ लेके जा रही हैं, कुछ आर्कटिक पे अंटार्कटिक पे इधर उधर वो डिसिपिएट कर दे रही हैं। तो हमारे ऊपर तो डायरेक्टली अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट इनडायरेक्टली इन फ्यूचर वो वहाँ भी पहुँचेगा। एक चेंज जब ऐसे क्रिएट होगी तो उनके पास तो पहुँचेगा। या पड़ोसी के घर में आग लगाएंगे, अगर आपसे 10 घर छोड़ के आग लगा दी पड़ोसी के यहाँ, सोचे कि भाई मेरे घर नहीं पहुँचेगी, लेकिन वो 10 घर जलने के बाद आपका 10वां नंबर पे तो घर आपका भी आएगा। तो आज नहीं आएगा, हो सकता है वो आग बुझ जाए, तो लेकिन इतने अगर होंगे इंसान समझदार तो आग बुझा लेंगे। तो अभी टाइम है कि ये मत सोचिए कि हमारे यहाँ नहीं उसके यहाँ लगी है, तो हो सकता है आपके यहाँ भी पहुँच जाए। Nevertheless, the adverse effect due to global warming will adversely affect the life supporting system। और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही बर्बाद कर देगा, तो आपकी लाइफ बचेगी कहाँ? राइज इन सी लेवल, जैसे कि सी लेवल में राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, आइस कैप्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर और आइस कैप्स, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सी। थर्मल एक्सपेंशन की क्या बात है? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि आपको पता है कि जो अगर पानी है, पानी अगर इतना सा पानी है उसको आप फ्रीजर में ले जाके एक पतीले में ले लो और फ्रीजर में ले जाके रख दो। अब इतना पानी में बर्फ़ कितनी बनेगी? इतनी बनेगी, बर्फ़ इतनी बनेगी ना। क्यों? कि इतनी बर्फ़ बन जाएगी, इतने पानी में इतनी बर्फ़ बनती है, कितनी बर्फ़ बनती है। तो आप कहेंगे बर्फ़ कम बननी चाहिए, वो थोड़ा एक्सपैंड होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसके अंदर एक्सपैंड हो जाएगी, गर्म होगी, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ने लगेगा। और एवोपरेशन, धीरे धीरे उसका एवोपरेशन होता है, यानी एवोपरेशन के फेज से पहले वो अपनी अपनी जगह से थोड़ा दूर होने लगते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब ये लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड, और जैसे ही थर्मल एक्सपेंशन होगा प्लस ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे, ये आकर के जो आपके मालदीव्स जैसे आइलैंड हैं, जो आपके और छोटे मोटे इधर उधर के आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप हो गया, वहाँ आएंगे और उसकी कोस्ट को डुबाना चालू कर देंगे, धीरे धीरे उसको अपने आगोश में ले लेंगे। दिस इज़ अनदर कॉज फॉर सीरियस कंसर्न फॉर द वर्ल्ड, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है, कंसर्न है अर्थ के लिए। एफर्ट्स हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड टू कंट्रोल एमिशंस ऑफ GHG एंड टू अरेस्ट द ट्रेंड टुवार्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, और एफर्ट्स ऐसे लगाए जा रहे हैं इसको जो बचाने के लिए, वो सब अभी देख रहे हैं। COP29 हुआ था। लेट अस होप द होल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंज एंड अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल दैट लीव्स बिहाइंड अ लिवेबल वर्ल्ड फॉर द जनरेशंस टू कम। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आशा करते हैं कि वर्ल्ड की कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है इस चैलेंज के ऊपर। आप सब, हम जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए, अगर आपको एक की ज़रूरत है तो एक ही इस्तेमाल कीजिए। एक पन्नी में काम चल रहा है, एक पन्नी में है, लेने जाते हैं सब्जी तो एक प्लास्टिक की बैग की जगह आप जूट की बैग ले लीजिए, आप कपड़े की झोले ले लीजिए, कपड़े के झोले में लेके जाइए, रोज़ लाइए, रोज़ यूज़ कीजिए उसको। तो ये सारी चीज़ें कह रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज़ ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। लेट अस लुक एट हाउ मच द प्लैनेट हैज वार्म्ड अप फ्रॉम द टेम्परेचर्स रिकॉर्ड। और यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर वार्म हो चुका है हमारा एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, तो लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल यानी 1960-1950 के आसपास कह रहा है, वेस्टर्न यूरोप से अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे तो ही सारी इन्वेंशंस हो रही थी। तो द रेफरेंस पीरियड फॉर स्टडी इज़ 1961 से लेकर के 1990। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एनॉमलीज फॉर अर्लियर एंड लेटर पीरियड्स आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द एवरेज टेम्परेचर फॉर पीरियड 1961 to 1990। द एनुअल एवरेज नियर द सरफेस, और यहाँ पे द एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर पूरी दुनिया का हम एवरेज लेते हैं जो कि नियर सरफेस एयर
टेम्परेचर। नियर मतलब सरफेस के पास में जो एयर है उसके टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर उसका हम एवरेज लेते हैं हर जगह से, इंडिया से, अफ्रीका से, साउथ, नॉर्थ, आर्टिक, अंटार्कटिक, पूरे वर्ल्ड का, तो वो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एंड फिर यहाँ पे द टाइम सीरीज शो एनोमलीज ऑफ एनुअल नियर सरफेस टेम्परेचर। ये जो टाइम लाइन है, ये टाइम सीरीज जो है, ये एनोमलीज मतलब डिफरेंसेस को बताता है नियर सरफेस टेम्परेचर के ओवर लैंड फ्रॉम 1856 टू 2000, 1856 से लेकर के 2000 तक, रिलेटेड टू द पीरियड 1961 टू 1990 एज अ नॉर्मल फॉर द ग्लोब। तो यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि 1856 से लेकर के 2000 की अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच की जो अनोमलीज हमें हुई हैं, जब एक हर साल ईयर बाई ईयर उसको लिया गया, उसके टेम्परेचर को लिया गया, नियर सरफेस टेम्परेचर के डेटा को ले करके जब देखा गया, और फिर यहाँ पे रिलेटेड टू द पीरियड फिर 1961 1990 से लिया गया। मतलब यहाँ पे इस पीरियड के दौरान कितना सडन चेंज आया है, कितना अब्रप्ट चेंज आया है, और फिर 56 से 2000 तक कितने चेंजेस आए हैं। तो इन सबको ऐसे स्टडी की जाती है अलग अलग फेजेस में, पूरे से एक दूसरे से रिलेट करके। ठीक, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन टेम्परेचर वॉज डिसर्नेबल इन 20th सेंचुरी। तो ये कह रहा है कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है टेम्परेचर में, वह डिसर्नेबल इन 20th सेंचुरी। द ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ 20th सेंचुरी वॉज ड्यूरिंग द 2 पीरियड्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो बढ़ा। डिसर्नेबल मतलब क्या होता है? डिसर्नेबल का मतलब, लेट मी सर्च, डिसर्नेबल नमूदार, प्रत्यक्ष। डिसर्नेबल मतलब होता है डायरेक्ट या डिसर्नेबल, ऑब्जर्वेबल या डेमोन्स्ट्रेबल, यानी जो डिसर्नेबल होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है जो इन 20th सेंचुरी में वो ऑब्जर्व किया गया था। द ग्रेटेस्ट वार्मिंग टेम्परेचर ऑफ 20th सेंचुरी। तो जो सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ 20th सेंचुरी थी वो किस टाइम पर थी? 2 पीरियड के दौरान, एक 1901 से 44 और एक 1977 से 1990 तक। ओवर ईच ऑफ दीज 2 पीरियड्स ग्लोबल टेम्परेचर रोज बाई अबाउट 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो इन पीरियड्स में अगर हम देखेंगे, ईच ऑफ दीज 2 पीरियड ग्लोबल टेम्परेचर रोज बाई 0.4 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये चीज़ें बढ़ी हैं। इन बिटवीन देयर वॉज अ स्लाइट, तो यहाँ पे देयर वॉज अ स्लाइट कूलिंग देखने को मिली, विच वॉज मोर मार्क्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ये अच्छी तरीके से हमें पता लगी या मार्क की गई, यानी वहाँ पे ज़्यादा नोटिस करी गई। द ग्लोबल एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वॉज अबाउट 0.6 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, एनुअल मीन टेम्परेचर, वो एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी के एंड में, यानी अगर 20th सेंचुरी का एंड कौन कौन सा होगा आप बताइए? 1980s 1990s। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो 0.6 डिग्री सेल्सियस अबव द रिकॉर्डेड एंड ऑफ 19th सेंचुरी, वो अबव बढ़ गया था। 1890s के कंपैरिजन में 1980s और 1980s का जो टेम्परेचर था, 1980 1990s का जो टेम्परेचर था वो 1800, मतलब ये 1880-90 की बात हो रही है, 1980-90 की बात हो रही है, यानी 18 सेंचुरी के एंड में, और यहाँ पे इसके 19th सेंचुरी के एंड में, 20th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के एंड में जो है डिफरेंस हमें देखने को मिला। पहले 0.4 था और बाद में यहाँ पे देख रहे हैं वो बढ़ा कितना, 0.6 तक। अब द 7 वार्मेस्ट ईयर्स 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा उसके कंपैरिजन में। फिर दैट रिकॉर्डेड एंड ऑफ द 7 वार्मेस्ट ईयर ड्यूरिंग 1856 एंड 2000 वर रिकॉर्डेड इन द लास्ट डिकेड। और 7 वार्मेस्ट ईयर्स 1856 से लेकर के 2000 तक वो रिकॉर्ड किए गए लास्ट डिकेड में। डिकेड मतलब समझ रहे हैं ना, डिकेड का मतलब होता है कि 10 साल, यानी 10 साल के अंदर 7 ऐसे साल आए कि जहाँ पे टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूटे हैं कि बढ़ते चला गया। द ईयर 1998 वॉज वार्मेस्ट ईयर, जिसमें से 98 वाला जो साल था वो सबसे ज़्यादा था। प्रोबेबली नॉट ओनली फॉर 20th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर होल मिलेनियम, और ना ही केवल 20 सेंचुरी के लिए बल्कि पूरे मिलेनियम का सबसे वार्मेस्ट था। तो यहाँ पे आपका ये सीरीज़ ख़त्म होती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये से देख लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।